हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेडा के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी की तरफ से आउट कर दिए गए हैं, तो वीडियो में हम डिटेल में इनके रिजल्ट को समझने वाले हैं। प्रॉफिट का नंबर देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे और साथ ही साथ इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये एक एनबीएफसी देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली आप देखेंगे जितनी भी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर जनरेशन के बारे में। देखिए, इंडिया का जो फ्यूचर प्लान है कैलेंडर ईयर 2030 तक, जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 5000 गीगावाट पहुंचाने का जो है वो प्लान हमें देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 250 गीगावाट के आसपास इंडिया की कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देखेंगे सोलर का भी नंबर देखने को मिलेगा, विंड, हाइड्रो पावर हो गया, बायो एनर्जी हो गया। इन सभी तरीकों से जो बिजली है वो बनाई जा रही है। अब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको लगातार इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। और अभी आप देखेंगे तो लगभग 2025 देखने को हमें मिल रहा है, जाता जाता लगभग 5 साल अभी जो है वो हमें देखने को और मिलेंगे। और 5 सालों में अगर आप देखेंगे इस 250 कैपेसिटी को 500 गीगावाट पहुंचाने का जो प्लान है, इस वजह से इंडिया में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, अगर उनकी आप कैपेसिटी देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से वो अपनी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे मोस्टली उनको जो है वो लोन की ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। तो यही एक रीज़न है कि मोस्टली जो है एनबीएफसी के तौर पे इरेडा काम करती हुई नज़र आती है। तो ये हो गई इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। अब सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है पिछली तिमाही से आप देखेंगे आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। लगभग 100 करोड़ के आसपास जो है इनका रेवेन्यू पिछली तिमाही से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक साल पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो वहां से आप देखेंगे 1630 करोड़ से बढ़कर इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 2057 करोड़ हमें देखने को मिला है। यानी कि बैंक इरेडा की जो कमाई है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर खर्चे भी होते हैं, खर्चे हटाने के बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 388, एक साल पहले जो कि प्रॉफिट था 388 से प्रॉफिट इनका बढ़कर लगभग 550 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और पिछली तिमाही से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको लगभग डबल होता हुआ नजर आएगा, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेहतर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 का जो फर्स्ट हाफ देखने को मिला है, ये भी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक देखने को मिला है कंपनी के। क्योंकि अगर सितंबर फर्स्ट हाफ देखेंगे या फिर फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो वहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का था वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ जो है वो 4000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू के तौर पर देखने को मिला है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो शुरू के 6 महीनों में इन्होंने 796 लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, जो कि एक साल पहले अगर आप जाएंगे 25 के फर्स्ट हाफ में तो यही प्रॉफिट का नंबर 771 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ना ही बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट गिरा नहीं है, ये अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। फिर एसेट क्वालिटी, जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं या फिर बैंक्स होती हैं तो वो लोन देती हैं। और फिर लोन जो लेता है बोरोवर, जरूरी नहीं है कि वो सारा लोन बैंक को वापस कर पाए। कुछ बिजनेस चलते हैं या फिर कुछ बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लोन पेमेंट में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें इरेडा के केस में, तो इनका जो ग्रॉस एनपीए रेशियो रहा है वो थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक साल पहले से अगर आप इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो वो लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक साल पहले 1415 करोड़ अमाउंट जो है वो इनका फंसा हुआ देखने को मिल रहा था, जो कि रिकवरी करने में दिक्कतें थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट दोगुने से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 3353 करोड़ का हो गया है, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है इरेडा का केस में। अब नेट एनपीए की बात करते हैं। देखिए, बैंक हो या फिर एनबीएफसीज हो, वो लोन देती हैं, फिर लोन देती हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है प्रोविज़न के तौर पे रखती हैं। और प्रोविज़न अगर आप इरेडा का देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास इनका प्रोविज़न हमें देखने को मिल जाता है। तो जिस वजह से अगर आप देखेंगे इनका जो नेट एनपीए अमाउंट है 1627 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि इतने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में अगर डिफरेंस आप समझेंगे तो ग्रॉस एनपीए ओवरऑल जो रिकवरी होने में दिक्कत आ रही है, लेकिन नेट एनपीए वो होता है कि जो बैंक या एनबीएफसी अपनी तरफ से
अमाउंट मिला देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो रखती है प्रोविजन के तौर पे, उसको अगर मिलाने के बाद का देखेंगे तो नेट एनपीए हमारे हाथ में आता है 1627 करोड़। ये भी अमाउंट अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले से आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दिक्कत भरी हुई देखने को मिल रही है इनके नंबर्स में। फिर टोटल लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल लोन बुक इनकी बढ़ती हुई नजर आई है। एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो लगभग 31% के आसपास जो है इनकी लोन बुक बढ़ी हुई है। 64,564 करोड़ से बढ़कर आपको 84,477 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें प्रेजेंट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक साल पहले अगर आप देख रहे हैं सितंबर 24 के आसपास, तो इनका जो एनुअल बेसिस पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो लगभग 3.34% के आसपास था, जो कि अब बढ़कर आप देखेंगे 3.72% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स में सुधार होने हमें देखने को मिला है। और पीसीआर की अगर हम बात करते हैं यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो, तो लगभग 50% के आसपास जो है ये अपनी तरफ से लोन को भरने के लिए तैयार देखने को मिल रहे हैं। फिर लोन बुक को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो लोन बुक अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर में इन्होंने कम लोन दिया है, और पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास लोन इन्होंने पब्लिक सेक्टर में दिए हैं। लेकिन प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा इनका लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, लगभग 60,471 करोड़ का। इससे ये पता चलता है कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं, वो जो है वो ज़्यादा कैपेक्स करती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे वो अपने बिजनेस की कैपेसिटी और अपनी पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में ज़्यादा तेज़ी से काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और यही नंबर्स अगर आप देखेंगे एक साल पहले देख लीजिए या फिर फाइनेंशियल के लास्ट तक देख लीजिए, आपको हर जगह इनकी लोन बुक का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्राइवेट की तरफ देखने को मिलेगा। अगर हम सितंबर 24 तक का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 15,000 करोड़ के आसपास इन्होंने पब्लिक सेक्टर को लोन दिए थे, और प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 करोड़ के आसपास इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लोन दिए थे। और लोन बुक में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम तेजी से देखने को मिल रहा है वो है सोलार पे। सबसे ज़्यादा लोन भी इन्होंने सोलार रिलेटेड कंपनियों को ही दिए हैं। फिर क्रेडिट रेटिंग का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनी है उनके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इससे यह हमें सिक्योरिटी होती है कि बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, या फिर कोई भी एनबीएफसी है जो है वो डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कैसी है। तो यहाँ पर कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की तरफ से क्रेडिट रेटिंग इनकी जो है वो दी गई है, लेकिन ठीक ठाक, यहाँ कोई निगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर इकरा की बात करते हैं तो AAA दिया गया है। इंडियन रेटिंग एजेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे AAA स्टेबल दिया गया है। और एक्वाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक रेटिंग देखने को मिलती है। केयर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी AAA ही देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर रेटिंग अगर आप देखेंगे तो सभी एजेंसियों की तरफ से ठीक ठाक रेटिंग दी गई है। तो ये छोटा सा वीडियो था इरेडा के Q2 के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।